अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सब्जी मटर की बुआई और जमाव के बाद के प्रबंधन कार्य, गुणवत्ता वाले अधिक पुष्प उत्पादन हेतु झरबेरा की फसल का प्रबंधन, स्ट्रॉबेरी की खेती पर एक किसान का अनुभव, सब्जी मटर की खेती अपने प्रदेश के हर क्षेत्र के किसान भाई करते हैं और जो अभी भी उसकी बुआई करना चाहते हैं उनके लिए बुआई का ये उचित वक्त चल रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि बीज बुआई की तकनीकों की सही जानकारी हो और उनका सही अनुपालन किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की कमी अगर रह गई तो आपको कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। इसीलिए सब्जी मटर बुआई की सही तकनीक क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.सी. यादव से। मैं आपको आज मटर की खेती के विषय पर चर्चा करूंगा। मटर की खेती एक बहुत ही लाभकारी फसल है कि खेती के लिए भूमि अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए और इसकी गहरी जुताई करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से, इसके बाद हैरो से जुताई करके अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेते हैं और छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं जिससे सिंचाई आसानी से हो सके। फर्टिलाइज़र इसमें 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होती है। अर्ली वैरायटी में AP3, आर्केल, VRP6 और मध्यकालीन में GS10 जिसको गोल्डन के नाम से जानते हैं, बड़ी मशहूर है। इसके अलावा अर्का अजीत है, इसमें पाउडर मिल्ड्यू नहीं लगता है। हमारे विश्वविद्यालय से 6 प्रजातियाँ निकली हैं जिसमें नरेंद्र सब्जी मटर 6 अगेती है। इसके अलावा 1 से 5 तक नरेंद्र सब्जी मटर 1, 2, 3, 4, 5 एक मध्य समय के बुआई के लिए है। जिसमें से जो सब्जी मटर 5 है ये बहुत ही अच्छी है, इसमें जकड़ेदार होती है और ये दोनों पर्पज के लिए ठीक होती है, दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी। ये बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है नरेंद्र सब्जी मटर 5। तो किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि इन प्रजातियों का आप चयन करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। और इसमें मटर के लिए अच्छी तरह से तैयार भूमि में 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है, जबकि मध्यकालीन के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। तो लेआउट करने के बाद इसमें 20 अगेती के लिए 20 सेंटीमीटर पर नाली बनाते हैं। नाली बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए और उसमें बीज की बुआई कर देते हैं और मध्यकालीन के लिए 30 सेंटीमीटर पे नाली बनाते हैं, उसमें बुआई करते हैं। इसके बाद उसको अच्छी तरह से ढक देते हैं या पाटा चला देते हैं। और इसकी खेती में जो खरपतवार की समस्या है, इससे निजात पाने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि प्रचुर नमी रहने पर इसमें बुआई करके बीज को ढकने के बाद 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन का छिड़काव कर दीजिए 3.3 ml प्रति लीटर की दर से, और किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नहीं उगता है और इसमें केवल सिंचाई करनी पड़ती है और फसल आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। सब्जी की फसल में सिंचाई अन्य फसल की अपेक्षा जो
दाल वाली फसल है उसकी अपेक्षा ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। फूल आते समय पहली सिंचाई करते हैं, इसके बाद जब पात बनना शुरू कर देता है, फली बनना, तो उस समय हल्की हल्की सिंचाई 10 दिन के अंतर पर करते हैं। इससे फसल में फली की वृद्धि अच्छी होती है और पैदावार अच्छी होती है। अगेती किस्म की प्रजाति में जो समस्या आती है वो प्री स्टेम फ्लाई की आती है। उसके लिए मोनोक्रोटोफास 0.1% या थायोडान 0.2% का छिड़काव करने से प्री स्टेम फ्लाई से निजात मिल जाती है। समय से तुड़ाई कर लेने पर इसमें इसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है तथा बाजार भाव भी अच्छा रहता है। अगेती किस्म में 75 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो जाती है, जबकि मेन सीजन की जो फसल है उसमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गुणवत्ता वाले अधिक पुष्प उत्पादन हेतु झरबेरा की फसल का प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। झरबेरा फूल की अगर बात की जाए तो उसकी रोपाई कर देने मात्र से ही आपको अधिक फूल की उपज नहीं मिल जाएगी, बल्कि इसके लिए जरूरत है खड़ी फसल में समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित किया जाए, अन्यथा कीट रोग सहित कई समस्याएं फसल में देखने को मिलेंगी, जो कि झरबेरा की फसल और उपज दोनों पर ही विपरीत प्रभाव डालती हैं। इसीलिए झरबेरा की फसल का किस प्रकार से देखरेख करनी है, इस विषय पर अपने अनुभव बता रहे हैं मीरपुर हरिद्वार के प्रगतिशील किसान केपी सिंह। ये झरबेरा फ्लावर मैंने अप्रैल 2012 में लगाया था। इस तरह मुझे ये 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल इसके पूरे होने वाले हैं और मेरा उत्पादन लगातार अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे आजकल सर्दी है, सर्दी के लिए इसकी जो सर्दियों में मैनेजमेंट होता है, सबसे पहले मैं पॉली हाउस के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ऊपर शेड नेट होती है वो इसमें पूरी तरीके से हटा देते हैं, जिससे जो भी सूरज की गर्मी और डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे पौधों पर पड़ती रहें। फिर नंबर 2, कोई भी हम जो इसके साइड के पर्दे हैं वो हम पूरे दिन खुले रखते हैं, जब तक कि इसमें अगर कोहरा शुरू हो जाता है तो हम साइड के पर्दे बंद करते हैं, अन्यथा नहीं। तीसरे, इसके लिए खरपतवार अगर इसमें कोई हो जाए तो वो तुरंत ही हम निकालते हैं, क्योंकि खरपतवार होने से इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें फंगस आने के चांसेस आ जाते हैं। अगर आपके पौधों में कभी फंगस दिखाई दे तो एलिएट या बावस्टीन का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसकी ड्रिंचिंग कर दी जाए तो फिर इसका ये रोग पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है। दूसरा, सर्दियों में इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें जो वर्मी कल्चर का जो खाद है या गोबर की सड़ी हुई खाद, मैं तो वर्मी कल्चर का खाद है वो लगभग 2 से 3 क्विंटल पर 1000 स्क्वायर मीटर में डालता हूं और डालने के बाद में उसकी गुड़ाई कर देता हूं। उसको हम थोड़ा थोड़ा लगभग हम लगा लेते हैं कि हमें 3 क्विंटल, हमारे बेड हैं 28 बेड हैं, तो 3 क्विंटल को यानी कि 280 किलो को हम 28 से भाग देने के बाद लगभग 10 किलो प्रति बेड में हम एक बाल्टी में 10 किलो भर लेते हैं। और जिस तरह गेहूं की बुआई और के बुआई करते हैं उस तरह हम अपने बेड के बीच में हम डाल देते हैं और फिर वो खाद किसी तरह पत्तों पे नहीं रहना चाहिए और उसको हम अच्छी तरह से अपने बेड में मिला देते हैं और उसके लगभग 4 से 6 दिन के बीच में उसमें हम ड्रिप द्वारा या सावरिंग द्वारा हल्का हल्का पानी लगा देते हैं। दूसरे, जो आपने इसमें खाद लगाई है उस खाद
को एक बार, जैसे एक हफ्ते बाद आपने एक निराई की, दूसरे हफ्ते फिर और एक निराई कर दें, जिससे कि उस खाद का कंसंट्रेशन कुछ जगह ही ना रह जाए, वो पूरी तरह से आपके बेड में फैल जाए, जिससे आपका उत्पादन पूरी सर्दियों में अच्छा रहेगा। हमारी पानी देने का सिस्टम है ड्रिप। इसमें लगभग एक हफ्ते में एक बार आप 20 मिनट से 30 मिनट लगें। और जो इसका स्प्रिंकल सिस्टम है, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए किसान भाइयों मेरा आपको सुझाव है कि इसका स्प्रिंकल सिस्टम सुबह लगभग 10 से 20 मिनट आप सुबह स्प्रिंकल चला दें, जिससे कि जो पानी जो ओस के रूप में पानी की बूंदें आपकी छत पे जमा रहती है और कुछ धूल उड़कर उस पर बैठ जाती है और सूरज का प्रकाश कम हो जाता है, उसे दूर करने के लिए आप स्प्रिंकल 10 से 20 मिनट चलाएं, जिससे कि आपकी छत हमेशा साफ रहेगी और आपको सूरज की यानी कि सौर ऊर्जा आपके पौधों को बराबर मिलती रहेगी और आपका फूलों का उत्पादन ठीक तरह से आपकी इच्छानुसार बना रहेगा। कभी अगर आपके यहाँ धुंध ज़्यादा हो जाए, कोहरा ज़्यादा हो जाए, तो सुबह के टाइम लगभग 2-3 घंटे आप साइड के पर्दे बंद रखें। उसके बाद कोहरा आने के बावजूद भी आप उसे थोड़ा सा खोल दें और हल्का सा ऊपर इस पे स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद में जो थोड़ा ठंडी ऊपर से होगा, वो पानी का टेम्परेचर और बाहर का तापक्रम में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो पानी जो है वो थोड़ा सा आपको जो कोहरा होता है उसको कम कर देगी और आपका कुछ तापक्रम आपके पॉली हाउस का बढ़ा देंगे, जो कि आपके पौधों के लिए एक अच्छी सहायक चीज़ होगी। एक बीमारी और जो इसमें सर्दियों में आने की संभावना रहती है वो है लीफ माइनर, जो पत्तों पर लगभग जिस तरह केचुए की शक्ल होती है या छोटे सांप के बच्चे की शक्ल होती है, इस तरह वो आ जाती है। और उसके लिए हम कार्टैप 1 ग्राम पर लीटर के घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देते हैं और एक स्प्रे लगभग 10 दिन बाद होते हैं। कभी कभी इसमें माइट, वैसे तो माइट गर्मियों में आती हैं, लेकिन क्योंकि पानी कम लगाया जाता है सर्दियों में और टेम्परेचर किसी दिन अचानक बढ़ जाए 2 दिन तक, तो माइट भी आने की चांसेस हो जाते हैं। जो माइट होती है वो पत्ता जो है प्लास्टिक की तरह चिकना हो जाता है और फोल्ड होने लगता है। तो माइट अगर आपके पौधों में दिखाई दे तो उसके लिए आप डाकुमो एक दवाई होती है, वो उसका छिड़काव 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें। और एक ही घोल से वो, इस घोल का आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह, क्योंकि ठंड में माइट अपने आप भी ख़त्म हो जाती है, तो सुबह सुबह उसका छिड़काव करें और इस तरह माइट की जो प्रॉब्लम है, माइट की जो दिक्कत है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपना उत्पादन, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर की आप आमदनी कमा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्ट्रॉबेरी की खेती पर एक किसान का अनुभव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। स्ट्रॉबेरी की खेती एक अति लाभदायक खेती होने के कारण बहुत से किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो किसान स्ट्रॉबेरी का रोपण करना चाहते हैं, तो खेत तैयारी से लेकर के रोपण तक के कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि उनका खेती से भरपूर लाभ मिल सके, इस विषय पर अपने अनुभव बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़। स्ट्रॉबेरी की खेती हमने अभी चालू करी है। अभी
विंटर वंडर करके एक वैरायटी हमने हमारे यहाँ नर्सरी में ही तैयार करा है, इसका रूट रनर, और मल्चिंग विधि से हम पहली बार इसको लगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए नर्सरी हमने यहीं पे तैयार करी है। जुलाई अगस्त माह में महाबलेश्वर से इसके रनर लेके आए थे और उसी को हमने यहाँ पे 1 से 2 से 4 डेवलप करा है और हमारी नर्सरी में इसको तैयार करके अब जो इसका टाइम आया है, स्ट्रॉबेरी बोने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करी है। इसके लिए बहुत अच्छी से इसकी जुताई करी है 2 बार लगभग, और उसके बाद इसमें देसी खाद, गोबर का खाद जो रहता है वो सड़ा हुआ पूरा वो डाला है। उस खाद के अंदर ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास करके 2 फंजीसाइड आते हैं, मतलब जैविक फफूंदनाशक है, इन दोनों को मिक्स किया गया है ताकि इस समय कोई फंगस पौधों को लगे तो ये इसको कंट्रोल करे। और देसी खाद इसलिए डाला है ताकि ये पौधों का जड़ों का विकास अच्छा हो और नमी पर्याप्त बनी रहे। और ये पूरा खेत में डालने के पश्चात इसमें बेड बनाए गए हैं लगभग 3-3 फीट चौड़े और आधा फीट ऊंचे, और 2 बेडों के बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी हमने रखी है। और उन बेडों के ऊपर सिंचाई के लिए, इन पौधों को सिंचाई के लिए ड्रिप की लाइनें डाली गई है और इसको सोलराइजेशन करने के लिए मल्चिंग पेपर बिछाया है और उसको लगभग 4 से 8 दिन पूरा पैक रखा ताकि इसके अंदर के जो कीट हैं वो मर जाएं। उसके बाद इसमें लगभग आधा फीट पे छेद करके एक बेड में 3 लाइनें बनाई हैं और 8-8 इंच की दूरी पे छेद करे हैं और उनमें हमारी जो नर्सरी में पौधे तैयार हुए हैं वो पौधे इसमें लगाए हैं। वैसे हमने जो नर्सरी तैयार करी है उसका थोड़ा अच्छा मैनेज कर रखा है। उसके बाद भी बेड में पौधे लगाने के टाइम अच्छे पौधे अपन को लगाना है, जो डैमेज है या कमज़ोर पौधे हैं उनको निकाल दिया जाता है। पौधे लगाने के पश्चात इसमें सिंचाई की जाती है ड्रिप के माध्यम से, और लगभग एक बार सिंचाई करने के बाद 6 से 7 दिन बाद सिंचाई की जाती है, क्योंकि मल्चिंग ऐसी वो रहती है जिसमें पानी उड़ता नहीं है तो पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और ऊपर से सिंचाई के लिए भी हमने इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए हैं ताकि ऊपर से भी टेम्परेचर बना रहे, ठंडा टेम्परेचर बना रहे। स्ट्रॉबेरी की खेती हमने मल्चिंग विधि से करी है। मल्चिंग विधि से अपन जो सिंचाई करते हैं उसकी नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इस कारण अपन को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पूरा प्लास्टिक बिछा रहता है और जहाँ पौधा रहता है वहीं उसका छेद रहता है, तो खरपतवार से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि खरपतवार कहीं से कहीं तक उगने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो अपने लेबर भी बच जाते हैं, जब बार बार निदाई गुड़ाई करने की कोई समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है उसका जो फल रहता है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत वो रहता है, तो वो डायरेक्ट अगर ज़मीन पर गिरता है तो वो ख़राब होता है। तो उसको बचाने के लिए ये जब इसका फल लगेगा तो वो प्लास्टिक पे टिका रहेगा, तो वो ख़राब नहीं होता है, जिससे अपन को उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त मिलती है और उसका बाज़ार मूल्य अपन को अच्छा मिलता है। तो इस तरह से मल्चिंग विधि से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पौधे लगाने के लगभग दूसरे दिन कॉपर और हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर में 1 ग्राम डाल के इसको डेंचिंग की जाता है। हर पौधे को पानी डाला जाता है ताकि उसमें कोई फंगस हो, जड़ संबंधी प्रॉब्लम हो तो वो कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा इसमें ज़्यादा समस्या आती नहीं है। एक थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो माइट की प्रॉब्लम आती है, तो माइट के लिए मैजिस्टर हुआ या अन्य मार्केट में बहुत सारे माइट के केमिकल हैं, उनका स्प्रे किया जाता है। उसके अलावा इसमें एंथ्रेक्स टाइप या डाउनी मिल्ड्यू टाइप कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मौसम को देखते हुए, तो उसके लिए भी एलिएट वगैरह का स्प्रे किया जाता है। ये जो स्ट्रॉबेरी के पौधे होते हैं थोड़ा ठंडा इनको चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए, तो इसके लिए कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो हम माइक्रो स्प्रिंकलर चालू करते हैं ताकि उन्हें इसका वातावरण कंट्रोल कर सकें। पौधे लगाने के पश्चात इसमें खाली पानी की नमी को देखते रहना पड़ता है। लगभग हर 7वें से 8वें दिन इसमें सिंचाई की जाती है। पौधे लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है और लगभग 50 से 60 दिन में इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। शुरुआती अवस्था से लगभग 7 से 8 इसकी तुड़ाई होती है और अप्रैल तक ये पौधे चलते हैं अगर अच्छा अपन इसको मेंटेन करेंगे तो। सर्दी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी की खेती अपने इस एरिया में भी हो सकती है। अन्य फसलों को देखते हुए इसमें अपन को मुनाफा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप दूसरी फसलें लगा रहे हो तो ठीक है, बाकी साथ में कुछ हाईटेक करके, कुछ नया करके, जैसे स्ट्रॉबेरी मैंने लगाया, इसको आप ग्रीन हाउस में भी लगा सकते हैं और ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो आप इस टाइप से कुछ नया करिए। अन्य फसलों से इसमें थोड़ा मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, आपको रेट भी अच्छा मिलता है इसका। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है
हमसे पूछा है भरपूर मऊ के संजय वर्मा ने। आपने चने की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम देखें कि आमतौर पर जो दलहनी फसल हैं उनका आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, तो उसमें रबी जो सीज़न होता है, शरदकालीन सीज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें चने का सबसे अधिक महत्व है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी फसल का दलहनी फसलों में मिलता है। शरदकालीन बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक मान के चलते हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ नहीं हैं, और जो सिंचित एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको हम 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसके उत्पादन में मुख्य बिंदु ये हैं कि सबसे पहले तो बुवाई के लिए उपयुक्त मृदा का चुनाव करना आवश्यक है। मृदा इस तरह की होना चाहिए कि जिसमें जल भराव न होता हो, क्योंकि दलहनी फसलों में जल भराव सबसे अधिक हानिकारक होता है। दूसरा, इसमें देखें कि कहीं भी क्षारी या उस तरह की मृदा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हल्की मृदा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो बुलई दुमट मृदा है उपयुक्त मानी जाती है। अब इसकी तैयारी की बात आती है तो चने के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो ढेले युक्त ही अच्छी मानी जाती है, जिससे कि जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाती रहे और ये हवा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को एकत्रित करते रहते हैं। तो मिट्टी के चुनाव में यही ध्यान रखें जब बुवाई के समय उसमें उपयुक्त नमी होना चाहिए। यदि नमी की ज़्यादा कमी है तो पलेवा जिसे हम कहते हैं और सिंचाई बुवाई से पहले की वो कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अच्छा अंकुरण हो सके। इसके बाद आती है कि उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव किया जाए। चने में हम देखते हैं कि दो तरह का उत्पादन करने के लिए उगाते हैं, एक तो देसी चना जिसे कहते हैं आप, और दूसरा होता है काबुली चना। देसी चने में हम देखें कि उत्पादन आमतौर पर प्रजातियों का अच्छा होता है, जिसमें हम देखें राधे, अवरोधी, सूर्या, सद्भावना। इसी के साथ जो काबुली चना है उसमें ICC2 पूषा काबुली चना 1 है। तो इस तरह से काबुली चना को आप उगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब हम इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद उर्वरक में आप देखेंगे कि इस चने को 20 से 25 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। इसी के साथ साथ 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता है। फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय आप उपयोग कर लेना चाहिए और नाइट्रोजन की भी संपूर्ण मात्रा जो 20 से 25 किलो है वो भी इसी के साथ उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लगे। हम देखते हैं कि बीज की मात्रा बुवाई के अनुसार निर्भर करती है। काबुली चने की मात्रा क्योंकि बड़ा दाना होता है इसलिए इसकी मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, और जो देसी चना जिसे कहते हैं हम उसमें लगभग 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। इसके साथ बीजोपचार परम आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि चने में जो बीजोपचार करते हैं जैसे कहते हैं कि FIR सिस्टम्स, इसके अकॉर्डिंग हम देखें पहले तो हम फफूंद जो बीमारियां लगती हैं जड़ सड़न हो या बीज सड़न वाली उनके नियंत्रण के लिए इसके बीज को उपचार करते हैं। तो इसके लिए या तो आप ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है, वायु फंगस है, इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करके बीजोपचार करें, या हम देखें कि इसमें कार्बनडाजिम फफूंदनाशी है उससे इसके बीज को उपचार कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो चने की फसल में आती है उसमें हम कहते हैं कि कल्चर। एक तो राइजोबियम जो कल्चर होता है जो कि नाइट्रोजन की बचत करता है और इसलिए करता है कि उसमें जो मृदा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको मिलाने के लिए ध्यान रखें कि आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं और इसको बीज पे छिड़क देंगे, जिससे कि जो राइजोबियम कल्चर है अच्छी तरह बीज की प्रत्येक सतह पर चिपक जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फास्फोरस दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस फास्फोरस के लिए उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB फास्फोरस घोलनशील जीवाणु जो आता है उसकी भी 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से राइजोबियम कल्चर के साथ ही मिलाकर उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस फसल का अच्छा उत्पादन मिलेगा। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कल्चर से उपचार करने के बाद बीज को धूप से बचाना चाहिए। शाम के समय इसको बुवाई करें। बुवाई आमतौर पर किसान हम कहते हैं कि लाइनों में हल द्वारा या फर्टिसीड द्वारा करना चाहिए, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। बुवाई में देखें कि गहराई इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास सही होता है और कम नमी की दशा में भी फसल अपने को सहनशील बनाती है और पौधा मजबूत होता है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीज उत्पादन हेतु धान की कटाई और मड़ाई के समय सावधानियां। पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।